Dear student, yesterday we did consumption function and also explain consumption function with the help of schedule. So today I will explain consumption function with the help of curve. On x-axis we measure income and on y-axis we measure consumption. A 45-degree line is the line of reference which show equality between income and consumption. ये जो C है ये हमारा कंजप्शन लाइन है। अब यहां पे देखिए इस कर्व को देखिए, आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कंजप्शन और इनकम में क्या रिलेशन दिख रहा है। पहले स्टार्टिंग में हमारा इनकम जब 0 था उस टाइम हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ है, यानी कि फर्स्ट हमें ये दिख रहा है कि अगर इनकम 0 भी होगा कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन, जैसे कि हम यहां मानते 30, यहां पे हमने मिनिमम कंजप्शन रखा था 20, मिनिमम कंजप्शन 20 होगा। इनकम बिल्कुल भी नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, क्योंकि हम उस टाइम हम कंजप्शन कहां से करते हैं, हमारा पास्ट सेविंग से। इसको यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं उसके हिसाब से हमारा कंजप्शन भी बढ़ना शुरू होते हैं। सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेंगे, इनकम कम होगा तो कंजप्शन भी कम होगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिलता है हमें, जिस स्पीड से हमारे इनकम बढ़ते हैं उस स्पीड से कंजप्शन नहीं बढ़ते। जिस स्पीड से, जैसे कि देखो यहां पे हमारा इनकम जो है, थर्ड हमें देख रहा है कि हमारा इनकम जो है ना 50 की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा कंजप्शन जो है ना 40 की स्पीड से बढ़ रहा है। कितने के कंजप्शन जो है ना हमारा 40 के स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहां पे जिस स्पीड से इनकम बढ़ते उसी स्पीड से कंजप्शन नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि कुछ देर के बाद हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, मैं आपको एक कंजप्शन फंक्शन के जो स्लोप के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इसका स्लोप, ये कंजप्शन फंक्शन का ये स्लोप क्या दिखाते हैं। कंजप्शन फंक्शन का स्लोप हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाते हैं। यानी कि ये क्या दिखाता है, जिस रेट से हमारा इनकम बढ़ता है उसकी वजह से कंजप्शन में कितना असर होता है। जैसे कि अगर चेंज इन इनकम हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके कंजप्शन में क्या चेंज आते हैं, चेंज इन कंजप्शन। इस रेट को ये स्लोप दिखाते हैं। अब इसी बेस पे हम कंजप्शन फंक्शन को लेके छोटा सा कैलकुलेशन जो आपको बोर्ड के एग्जाम में कभी 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिया होगा, फाइंड आउट कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। अब आपको दिया होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5, और दिया होगा आपको ऑटोनोमस कंजप्शन इज 200। ठीक है, फिर आपको दिया होगा इनकम इज 1000, ऐसा कुछ आपको दिया होगा। तो आपको निकालना होगा कंजप्शन फंक्शन। अब कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। ये सी डैश क्या होता है, सी डैश होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन योर इनकम इज 0। जब आपका इनकम 0 होगा तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसको कहा जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ये सी डैश आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दिखाता है।
बी क्या दिखाता है, बी आपको दिखाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हमने एज्यूम, जिसको यहाँ पे दिया हुआ 0.5। फिर इसके बाद वाई होता है आपका इनकम, इनकम यहाँ पे दिया हुआ है 1000। अब हम इसी डाटे को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 200 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.5 और आपका इनकम है 1000। ठीक है, अब देखिए 200.5 इंटू 1000, जब 0.5 को 1000 के साथ इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 500। क्या मिलेंगे? 500। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 200 प्लस 500 700। ये हो गया आपका कंजप्शन, यानी कि ये हो गया आपका कंजप्शन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जो 2 नंबर के लिए आप लोगों को ऐसे कुछ आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय सेविंग फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। जब हम सेविंग और इनकम में रिलेशन स्टडी करते हैं तो इसको सेविंग फंक्शन कहा जाता है। अब जैसे कि इसमें भी क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जब हमारा इनकम बिल्कुल 0 होगा तो उस टाइम क्या होगा, हमारा सेविंग भी नेगेटिव में होता है। सेविंग कहां पे होते हैं? माइनस में होते हैं। सेविंग भी हमारा नेगेटिव में। जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, एक टाइम ऐसे आता है कि इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाता है। उसके बाद फिर इनकम ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू कंजम्पशन। उस टाइम क्या होता है कि उसके बाद हमारा सेविंग भी शुरू होता है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा तो उसके साथ साथ हमारा सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। जैसे इनकम राइज होगा तो उस टाइम सेविंग राइज होगा, अगर इनकम डिक्रीज होगा तो उस टाइम सेविंग भी डिक्रीज होगा। यानी कि यहां पर भी हमें कंजप्शन फंक्शन की तरह सेविंग फंक्शन में भी क्या मिलते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। अब हम सेविंग फंक्शन को भी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व कर सकते हैं। शेड्यूल हम छोटा सा वही जो कंजप्शन फंक्शन वाला बना लेते हैं। इनकम था 0, 50, 100, 150। हमारा कंजप्शन था उस टाइम 20, 60, 100, 140। अब हमारा सेविंग यहां से स्टार्ट हुआ। पहले -20 होगा सेविंग, क्योंकि उस टाइम इनकम जो है ना 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग है ही नहीं, सेविंग -20 है। फिर यहां पे इनकम 50, कंजप्शन 60 है, इस टाइम भी सेविंग -10 पे है। यहां पे सेविंग बिल्कुल 0 है, जितना इनकम है वो कंज्यूम हो रहा है। यहां से सेविंग शुरू हो रहा है, सेविंग 10 हो रहा है। तो जब हम इस शेड्यूल को देखते हैं तो यहां से हमें यही तीनों पॉइंट मिलते हैं। इनिशियली हमारा सेविंग जो है ना नेगेटिव में होते हैं, फिर 0 हो जाते हैं, फिर इसके बाद प्लस में आते हैं। यानी कि इसी को हम काप में भी अब यहां पे देखिए सेविंग जो है ना यहां से पहले स्टार्टिंग में माइनस में, सेविंग जो है ना पहले स्टार्टिंग में माइनस में, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ना शुरू होता है उसके साथ साथ हमारा सेविंग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सेविंग यहाँ पे 0 हो जाते हैं इस सिचुएशन पे, फिर इसके बाद सेविंग बढ़ना शुरू होता है। तो इस काप पे भी देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट टॉपिक ये है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में भी वही दिखाता है कि
इनकम और कंजप्शन में रिलेशन दिखाते हैं। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, हमें टू टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट वन इज marginal propensity to consume and next one is the average propensity to consume। यानी कि propensity to consume जो ना हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है average propensity to consume, दूसरा होता है marginal propensity। average propensity to consume क्या होता है? average propensity to consume means change in consumption due to change in income। change in consumption due to change in income। अगर आपके इनकम में कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से आपके कंजप्शन में कितना चेंज आते हैं, तो उसको कहा जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा आता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। यानी कि आपका अगर आपके पास 1000 इनकम है तो उसमें से कितना आप कंज्यूम करते हैं, उसको यहां पे दिखाते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम यहां पे एक एग्जांपल करके देखें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। जैसे देखिए इकोनॉमी में पहले हमारे पास कंजप्शन होगा 800, उस टाइम हमारा इनकम होगा 1000। ठीक है, अब हमारा इनकम बढ़ गया 1200, उसकी वजह से हमारा कंजप्शन बढ़ेंगे 900। अब आपको निकालना है एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू पहले जो हमारा अभी का इनकम कितना हो 1200 and initial income is 1000। आपका 200 हो गया चेंज इन इनकम। इसी तरह चेंज इन कंजप्शन, रिसेंट आपका कंजप्शन हुआ है 900, पहले आपका था 800। चेंज इन कंजप्शन हो गया आपका 100। अब देखिए आप सीधा आप marginal propensity to consume is equal to change in consumption 100 due to change in income 200। यानी कि ये दोनों काट करेगा तो आपको मिलेंगे 0.5। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका होगा 0.5। 0.5 का मतलब है कि आपका जितना भी इनकम बढ़ रहा है उसमें से 50% आप कंजप्शन में ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पे कभी कभी आपको ऐसे होता है कि मार्जिनल सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। उस टाइम क्या होता है कि आपको दिया होता है कि टोटल इनकम इज इक्वल टू 10,000 एंड कंजप्शन 5000। तो आपको दिया था फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को चेंज इन कंजप्शन 5000, चेंज इन इनकम 10,000। जब ये काट करते हैं तो ये भी 0.5 रहेगा। इसका मतलब जितना भी इकोनॉमी में इनकम है उसमें से 50% जो है ना कंजप्शन में जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होते हैं? ये भी एक शेड्यूल ही होते हैं जहां पे रिलेशन दिखाता है इनकम और सेविंग में, इनकम एंड सेविंग में क्या दिखाते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव भी रिलेशन दिखाता है अगर इनकम में कुछ चेंज होगा तो सेविंग के साथ क्या होगा, ये बढ़ेगा या कम होगा। यही रिलेशन प्रोपेंसिटी टू सेव दिखा रहा है। हमने देखा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना दो तरह का है, इसी तरह प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरह का है। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव
दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होते हैं, यानी कि रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग में क्या रिलेशन है? अगर इनकम 1000 होगा तो उसमें से कितना सेविंग होगा, इनकम 1000 होगा तो उसमें से कितना सेविंग होगा। जैसे इकोनॉमी में 10,000 करोड़ इनकम है तो उसमें से कितना सेविंग होता है, इसी को ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में इनकम 10,000 है, ठीक है। इकोनॉमी में इनकम जो 10,000 करोड़ है, तो इस 10,000 करोड़ में से सेविंग जो नाम कर रहे 5,000, कितना कर रहे 5,000। अब हम इसको जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में निकालते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। हमारा सेविंग कितना है 500, इनकम कितना है 5,000, इनकम 10,000। जब हम इनको कट करते हैं तो हमें मिलते हैं ये भी 0.5, यानी कि हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना 0.5। 0.5 मतलब 50%, 0.5 मतलब 50%। क्योंकि क्या होते हैं कि हमने इससे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था। यहां पे देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जब ये दोनों पूरा सम अप करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा इनकम जो जितना भी इनकम है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, इनकम पूरा खत्म हो जाता है। इस इक्वल टू 1 का मतलब 100% खत्म हो गया। इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 का मतलब कि 100%, 0.5 का मतलब कि 50%, अगर 0.2 आएगा 20%, 0.3 आएगा 30%। अब यहां पे देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5, 0.5 का मतलब कि जितना भी इनकम है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50% को सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि आपके इनकम में कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से आपके सेविंग में भी चेंज होते हैं, इसी को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका चेंज इन इनकम, पहले आपका इनकम था 1000, ठीक है, इनकम बढ़ के हो गया आपका 1200। इसी तरह जब इनकम आपका 1000 था उस टाइम आपका सेविंग जो था 800, जैसे आपका इनकम बढ़ा तो आपका सेविंग भी बढ़ गया 900। अब देखिए हम निकलते हैं चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज हुआ? 1200 माइनस 1000, 200 का चेंज आया है। इसी तरह सेविंग में कितना चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना चेंज हुआ है? 900 माइनस 800, 100। अब हम निकल सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग 100, चेंज इन इनकम 200। जब हम इनको कट करेंगे तो ये भी 0.5 आएंगे। जब 0.5 का मतलब कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी 0.5 है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी इनकम बढ़ा है उसमें से हमने 50% को सेव किया है। जितना भी इनकम बढ़ा है उसमें से हमने 50% को सेव किया है। चाहे एवरेज हो या मार्जिनल हो, ये दोनों हमारे इनकम में से कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, इसी को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को
कैलकुलेशन आएगा तो 2 नंबर का आ सकता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो यहाँ पे ज्यादातर आप लोगों को क्या आता है कि व्हाट इज मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या व्हाट इज मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं छोटे छोटे, 1 नंबर या 2 नंबर का। अब इसके बाद हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन को पढ़ते हैं थोड़ा। अब हम पढ़ते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमें पता है कि इनकम इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, ठीक है। जितना भी इनकम होते हैं क्या करते हैं, या तो पहले तो हम कंज्यूम करते हैं, इसके बाद जो बचते हैं सेव करते हैं। तो इनकम जो है ना, इनकम का 2 ही कंपोनेंट होता है, एक कंजप्शन होता है, एक सेविंग होता है। इसी से हम चाहे प्रोपेंसिटी टू सेव हो या चाहे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो, इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे कि आप मैं यहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब ये क्या हो सकता है, इज इक्वल टू कितना होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों क्या दिखाता है, चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर आपकी इनकम में चेंज होता है तो इनकम में चेंज होने की वजह से आपका सेविंग में कितना जाता है। जैसे कि इनकम में चेंज हो गया होगा, इनकम आपका चेंज इन इनकम हो गया होगा 200, अब इस 200 में से इनकम में कितना परसेंट गया, कंजम्पशन में कितना परसेंट गया और सेविंग में कितना गया। जैसे हम करते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन में इस 200 में से कंजम्पशन में गया 150, 200 में से 150 जो है ना कंजम्पशन में चला, अब कितना बच गया 50, ये 50 जो ना चेंज इन सेविंग होगा, ये 50 क्या होगा, चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग। अगर आप देखिए चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग होते हैं। अब देखिए आपका इनकम क्या है, इनकम में चेंज हुआ है 200, वही 200 उसमें से 150 कंजम्पशन में चला गया और प्लस 50 सेविंग में चला गया, तो ये 200, ये भी 200, ठीक है। जब हम इन दोनों को एक साइड ले देते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 200, यहां पे इनकम रहेगा, ठीक है, चेंज इन इनकम या जो भी, जब आप कट करोगे तो ये 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब आपके पास जितना भी इनकम है वो 100%, जितना भी इनकम में चेंज हुआ है वो 100% जो है ना खत्म हो रहा है जब कंजम्पशन और सेविंग दोनों को मिलाती है, ठीक है। इसलिए हम जब भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को निकालते हैं तो पॉइंट में निकालता है, 0.5, 0.2, 0.5 का 50%, 0.2 का 20%, इस तरह। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कि हमारा इनकम जो है ना कंजम्पशन और सेविंग में चेंज। अब आपको ज्यादातर क्या होता है कि रिलेशन होते हैं कि कभी कभी आपको ऐसे दिया होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, प्रूव दिस, इसको प्रूव कर बोलते हैं। अब हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या आता है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये होती है। अब हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू इनकम, चेंज इन इनकम या इनकम बोलो, ये होते हैं। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम का क्या है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम प्लस मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब देखिए चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू क्या होते हैं, या तो चेंज इन इनकम या तो 1। आप लिख सकते चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग करता है तो चेंज इन इनकम होता है कि नहीं, तो डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जब इनको कट करते हैं तो ये आता है 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को जब प्लास करते हैं तो हमें आता है 1। ठीक है, आज इतना ही, फिर हम कल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव